हम लोग मेंटेनेंस कर रहे थे। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे मेंटेनेंस का क्या मतलब होता है, क्या इसका ऑब्जेक्ट है और क्या इसका स्कोप है। पिछले क्लास में हो गया था यहाँ तक। और ये भी हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, हु मे क्लेम मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के लिए कौन क्लेम कर रहा है, कौन क्लेम करेगा। यहां तक क्लियर था। सेक्शन 125 का सब सेक्शन 1 हम लोग किए थे, जिसमें कि हम लोग देखे थे कि मेंटेनेंस कौन कौन क्लेम कर रहा है, कौन कौन क्लेम करेगा मेंटेनेंस। मेंटेनेंस को कौन कौन क्लेम कर रहा है, किसको चाहिए मेंटेनेंस। वाइफ, हाँ, चिल्ड्रेन का दे रखा है कुछ, लेजिटिमेट, इलिजिटिमेट, माइनर है, अगर वो मैरिड है तो भी, वो सब हम लोग देखे थे। ठीक, वेरी गुड, ठीक है। इसके बाद पेरेंट्स, हाँ वेरी गुड, ये याद है आपको। फिर हम लोग इंटरिम मेंटेनेंस भी देखे थे। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, हम सिर्फ रिमाइंड करवा रहे हैं, ठीक है, आप लोग देखे हैं, ठीक है ना। हम लोग फिर इंटरिम मेंटेनेंस भी देखे थे। ये इसका जो 125 सब सेक्शन 1 का जो प्रोविजो दे रखा है, कहां लिखा हुआ इंटरिम मेंटेनेंस के बारे में। सेक्शन 125 सब सेक्शन 1 का जो सेकंड प्रोविजो है, सेकंड प्रोविजो, अंडरलाइन करके रखिएगा ये सब चीजों को आप लोग। सेकंड प्रोविजो जो है हमारा, वो इंटरिम मेंटेनेंस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। थर्ड प्रोविजो में लिखा हुआ है 60 दिन के अंदर जो है आपको क्या करना है, डिस्पोजल ऑफ विदिन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, लिखा हुआ है, वो कर देना है आपको। चलिए अब हम लोग इसमें कर रहे हैं 125 में ही, हु हैज एंटाइटल्ड टू गिव मेंटेनेंस। अच्छा ये बताइए मेंटेनेंस देगा कौन। मेंटेनेंस देगा कौन, लेगा कौन ये तो पता है, कौन कौन देगा। वेरी गुड, हाँ ये तो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है ना, वेरी गुड। वाइफ को हस्बैंड देगा, बच्चे को फादर देगा, वेरी गुड। और पेरेंट्स को उनके बच्चे देंगे, वेरी गुड, ठीक है। तो ये, हाँ, तो ये भी आपको क्लियर है, हु हैज एंटाइटल्ड टू गिव मेंटेनेंस। कौन कौन एंटाइटल है, तो 2-3 बातों का ध्यान रखिएगा। पता तो है कौन कौन ले रहा है मेंटेनेंस। सबसे पहला चीज क्या है कि जो अप्लीकेंट है उसके पास सफिशिएंट मींस नहीं होना चाहिए खुद को मेंटेन करने का, क्लियर। बाकी कौन कौन दे रहा है पता ही है, और कौन कौन लेगा ये भी पता है आपको। तो उसका जो ग्राउंड दे रखा है मेंटेनेंस का, कि ये लोग तो लेंगे, लेकिन कब, तो कहता है कि अगर दे हैव सफिशिएंट मींस टू मेंटेन द अप्लीकेंट, ठीक। सबसे पहला क्या कह रहा है कि वह जो है उनके पास सफिशिएंट मींस नहीं है, एप्लीकेंट के पास जो गया है मेंटेनेंस के लिए, उसके पास समुचित साधन नहीं है खुद को मेंटेन करने का, और जिससे मेंटेनेंस मांगा जा रहा है वह नेग्लेक्ट कर रहा है और रिफ्यूज कर रहा है, तभी ना कोर्ट मूव करेगा। वो हस्बैंड देने से मना कर रहा है मेंटेनेंस पत्नी को, वाइफ को। फादर बच्चे को मेंटेनेंस देने से मना कर, रिफ्यूज कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, नेग्लेक्ट कर रहा है। या बच्चे पेरेंट्स को मेंटेनेंस देने से क्या कर रहा है, नेग्लेक्ट कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है, क्लियर। हाँ, अब आइए हम लोग देखते हैं सेक्शन 125 सब सेक्शन 2। इसमें लिख रहा है मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग shall be payable from the date of the order। 125 सब सेक्शन 2 जो कह रहा है आपका, कह रहा है उसी डेट से पेएबल हो जाएगा जिस डेट को यह ऑर्डर हो जाएगा।
और इफ सो ऑर्डर्ड, या जिस तरह का डायरेक्शंस होगा, जैसा ऑर्डर दिया जाएगा, फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंस ऑफ प्रोसीडिंग। जिस डेट से ऑर्डर होगा उस डेट से स्टार्ट हो जाएगा, उस डेट से शुरू हो जाएगा, या कुछ और तरह का अगर ऑर्डर किया गया है कि भाई जब से यह एप्लीकेशन लगाई है महिला या बच्चे या पेरेंट्स, उस डेट से आप इनको मेंटेनेंस दीजिएगा या एक्सपेंसेस दीजिएगा, या फिर इंटरिम मेंटेनेंस के लिए हम ऑर्डर दे रहे हैं। यह आपका सबसेक्शन 2 कह रहा है। क्लियर? सबसेक्शन 2 क्लियर? वेरी गुड। आसान आसान चीजें आप लोग देखे हैं सब। 125(3) आप लोग आराम से आप लोग डिकोड कर सकते हैं सेक्शन को। अब ये बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। 125(3) वेयर ए पर्सन फेल विदाउट सफिशिएंट कॉज टू कंप्लाई विद द ऑर्डर, फॉर एवरी ब्रीच ऑफ ऑर्डर ए वारंट में बी इशू फॉर लेविंग फाइन, एंड ही मे ऑल्सो बी sentenced for the whole or any part of each month allowance remaining unpaid to imprisonment for a term which may extend to 1 month or until payment if sooner made। एकदम सिंपल सा चीज है, आराम से आप लोग इसको डिकोड कर सकते हैं, समझ सकते हैं क्या कह रहा है 125 का सबसेक्शन 3, कि अगर ऐसा ऑर्डर हो गया है कि मेंटेनेंस आपको देना है और आप फेल हो गए देने से, आप ऑर्डर के हिसाब से कंप्लाई नहीं कर पाए, जैसा ऑर्डर में था कि आपको इस तरीके से करना है, इतना देना है, आप ऑर्डर के हिसाब से उसको कंप्लाई नहीं कर पाए, कोर्ट के ऑर्डर को आप नहीं माने, क्या क्या चीज हो सकता है? तो कहता है फॉर एवरी ब्रीच ऑफ ऑर्डर, प्रत्येक जो भी ऑर्डर है उसको तोड़ने के लिए, ठीक है ना, क्या हो सकता है? आपके नाम का वारंट इशू हो सकता है। ए वारंट में बी इशूड फॉर लिविंग, अच्छा वारंट इशू होगा, फाइन लेवी किया जा सकता, आपको फाइन आपको जो है लग सकता है, फाइन देना पड़ सकता है आपको, ठीक। ही में ऑल्सो बी सेंटेंस्ड, आपको जेल भी हो सकती है। ओके, अब देखिए कितना जेल है वो भी सुन लीजिए। कहता है कि फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ ईच मंथ्स अलाउंस रिमेनिंग अनपेड, अगर आपने कुछ नहीं दिया है उसके लिए भी, कुछ दिया है मान लो 2 महीना दिए उसके बाद फिर बंद कर दिए आप, तो जितना अनपेड रहेगा उसके लिए भी, टू इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ, 1 महीने तक का। प्रत्येक ऑर्डर के ब्रीच के लिए आपको जो है मैक्सिमम जो है 1 महीने तक का सेंटेंस हो सकता है, या अंटिल पेमेंट, या जब तक कि आप पेमेंट ना कर दें, इफ सूनर मेड, जो भी चीज आप पहले कर दें। ओके राहुल, अर्पणा, पिंकी, अंशु, निशा, मारिया, निशा, मौसमी, ओके पढ़ लीजिए आप लोग, मेंटेनेंस अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है ना, मेंटेनेंस देना पड़ सकता है आप लोगों को, कल को आप लोग वकील हो जाइएगा, सभी लोग एडवोकेट हो जाइएगा, जज हो जाइएगा, हस्बैंड मांगेगा आप लोग उसे मेंटेनेंस तो दीजिएगा ना, कि नहीं दीजिएगा? पेरेंट्स मांगेगा दीजिएगा ना, बच्चे मांगेगा दीजिएगा ना, क्या? अच्छे से मेंटेनेंस पढ़ लीजिए। चलिए, ये हमारा जो है सब सेक्शन 3 था। वन 125 का 3 दोबारा सुनिएगा। इफ एनी पर्सन सो ऑर्डर्ड, यानी कि जिस आदमी को ऑर्डर दिया गया है कि आप मेंटेनेंस देंगे, फेल हो जाता है विदाउट सफिशिएंट कॉज टू कंप्लाई, बेवजह का वो जो है नहीं देता है, बिना कोई सफिशिएंट कारण नहीं है उसको नहीं देने का, कंप्लाई नहीं कर पाता है ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है। एनी सच मजिस्ट्रेट में,
क्या कर सकता है? फॉर एवरी ब्रीच ऑफ द ऑर्डर, जितनी बार आप ऑर्डर को ब्रेक किए हैं प्रत्येक ऑर्डर के लिए वो क्या कर सकता है? इशू ए वारंट फॉर लेविंग द अमाउंट ड्यू इन मैनर प्रोवाइडेड फॉर द लेविंग फाइन, ठीक है ना, वो वारंट इशू कर सकता है, ठीक है ना, आपको फाइन चार्ज कर सकता है, वो फाइन ले सकता है आपसे, फाइन ले भी कर सकता है आप पे। ओके, मे सेंटेंस सच पर्सन, आपको जेल भी भेज सकता है वो। फॉर द होल, पूरे अमाउंट के लिए, या एनी पार्ट ऑफ इच मंथ्स, या आप बोले ना कि आप देना शुरू कर दिए, 2 महीना तक दिए, उसके बाद फिर 2 महीना नहीं दिए, 1 महीना नहीं दिए, जिसको मेंटेनेंस देना था वेट किया, फिर दूसरे महीना भी नहीं दिए, फिर चली गई कोर्ट में शिकायत करने के लिए, तो आपको फाइन भी लग सकता है उस चीज के लिए। पेमेंट तो देना ही देना है आपको एट एनी कॉस्ट। आप जो ऑर्डर को मतलब ब्रीच किए हैं, इसके लिए आपको फाइन भी ले सकता है एक्स्ट्रा, आपको जेल भी भेज सकता है। अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरी मेंटेनेंस एंड एक्सपेंस पर्सनल जो भी है, रिमेनिंग अनपेड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द वारंट, ठीक है, टू इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ, 1 महीने की जेल, एक्सटेंशन जो है इसमें जो जेल है वो 1 महीने की जेल है। अनटिल, जब तक कि नहीं आप पेमेंट कर दें, लिखा हुआ है अनटिल पेमेंट, या में लिखा हुआ है या तो 1 महीने का जेल और या अनटिल पेमेंट, जब तक कि आप पेमेंट ना कर दें। इफ सूनर मेड, जो भी संभव हो सके, आज जेल भेज दे, कल आप पेमेंट कर दीजिए, कल छूट जाइएगा। ओके, हाँ, अब इसका प्रोविजो दे रखा है, प्रोवाइडेड दैट में क्या दे रखा है, देखिए पढ़िए। नो वारंट शैल बी इशू फॉर द रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट ड्यू अंडर द सेक्शन अनलेस application be made to the court to levy such amount within a period of 1 year from the date on which it becomes due। अब ये आपका जो लिमिटेशन पीरियड बता रहा है, इस बात को समझ लीजिएगा। ये लिमिटेशन पीरियड आपका कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करने के लिए, किस बात के लिए, कि आपका पेमेंट ड्यू है, नहीं दे रहा है, आपका जो लिमिटेशन पीरियड है वो 1 साल है। जैसे एग्जांपल देकर समझाते, समझ लीजिए कि मान लीजिए आप मेंटेनेंस दे रहे हैं किसी को, आपने क्या किया, अगस्त चल रहा है, आपने जून तक का पेमेंट कर दिया। ओके, आपने जून तक का पेमेंट कर दिया, जुलाई नहीं किया, अगस्त नहीं किया, महीना गुजर रहा है, तो ये आपका तो जुलाई में ड्यू हो गया, जुलाई में आपको मेंटेनेंस देना था, आप नहीं दिए। बात समझ रहे हैं ना? जुलाई में तो आप देंगे मेंटेनेंस, जुलाई में। मान लीजिए कि आप ये तय कर दिए कि हर महीने के हम 1 तारीख को देंगे मेंटेनेंस, या 5 तारीख को देंगे, तो 5 जुलाई को तो ड्यू हो गया आपका मेंटेनेंस, आपको मेंटेनेंस देना था, आप 5 जुलाई को नहीं दिए, जिसको देना था वो वेट की, भाई आज दे देगा, कल दे देगा, जुलाई में नहीं दिए, अगस्त, फिर 5 अगस्त भी हो गया, 2 महीने का ड्यू हो गया। तो अब जो एप्लीकेशन मूव होगा, जो मेंटेनेंस जो जिसको मिलना था, वो जो कोर्ट में जाएगा या जाएगी, ठीक है ना, तो जिस डेट को ड्यू है उसके 1 साल के अंदर ही चले जाना है उसको। बात समझे? हाँ, आज यानी कि आप 1 साल का पैसा ही रिकवर कर सकते हैं। ओके, हाँ, अगर आप मान लीजिए 2 महीना नहीं गए, ठीक है ना, और उधर आपका जो है 15 महीना हो गया, तो आपका 1 साल का ही पैसा रिकवर होगा। तो इसीलिए इसका जो, जब जिस डेट को ड्यू है, जिस डेट का पैसा चाहिए आपको, जिस मंथ का पैसा चाहिए, उस मंथ के लिए आपको 1 साल के अंदर ही चले जाना है। मान लीजिए आप जुलाई में नहीं दिए, अगस्त में नहीं दिए, फिर सितंबर में देने लग गए, आप सितंबर दे दिए, अक्टूबर दे दिए, अब उस आदमी को या उस वाइफ को या बच्चे को या पेरेंट्स को अगर इस 2 महीने का मेंटेनेंस चाहिए, तो इस 2 महीने का जब 1 साल होगा, उसके अंदर ही उसको चले जाना है। जब 1 साल खत्म हो जाएगा, उसके बाद इस चीज के लिए आप जो है कोर्ट जो है आपको एंटरटेन नहीं करेगा। क्लियर? चलिए, ये प्रोविजो में दे रखा है 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच इट बिकम्स ड्यू। आप अमाउंट को रिकवरी के लिए 1 साल के अंदर ही आपको चले जाना है। चलिए, सेक्शन 125 सब सेक्शन 4, ये जो टॉपिक है हमारा, ये कह रहा है
कुछ इस तरह का कंडीशन बता रहा है, जिस कंडीशन में क्या होगा, डिसइंटाइटल हो जाएगी कौन, वाइफ, फ्रॉम द क्लेमिंग मेंटेनेंस। अगर ये कंडीशन होगा, 125 का सबसेक्शन 4 आपको ये कह रहा है कि कुछ कुछ ऐसा कंडीशन दे रखा है कि जिस उस कंडीशन में पत्नी जो हो जाएगी वो डिसइंटाइटल हो जाएगी, उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो क्या क्या कंडीशन है हम देख लेते हैं। 125 का 4 आप लोग निकालिए। इसमें आपको 3 कंडीशन दे रखा है 125 के 4 में। अगर ये 3 कंडीशन है तो वाइफ डिसइंटाइटल हो जाएगी मेंटेनेंस के लिए, वो क्लेम नहीं कर सकती है। सबसे पहला, अगर सी इज लिविंग इन एडल्ट्री, अगर वह एडल्ट्री में रह रही है। एडल्ट्री जानते ही हैं आप लोग, एडल्ट्री जानते हैं ना, आईपीसी में सेक्शन पढ़े होंगे एडल्ट्री का। हाँ, यानी किसी दूसरे पुरुष के साथ रह रही है। दूसरा, if she refuses to live with her husband without any sufficient reason, दूसरा कंडीशन कि अगर वह अपने पति के साथ रहने से मना कर दे बिना कारण के, बेवजह, ऐसा कोई कारण जो बेवजह है, बिना किसी कारण के, तो कोर्ट उसको मेंटेनेंस नहीं देगा, वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकती है। आप लोग इधर सुप्रीम कोर्ट का एक हाल फिलहाल का वो सुने भी होंगे, ठीक है ना, कि पत्नी जो है खाना बनाने से मना नहीं कर सकती है। सुने ना सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, इसका नाम याद नहीं हमको है, इस सुप्रीम कोर्ट का नया जजमेंट है, हाल फिलहाल का 15-20 दिन, 1 महीना की बात हम बता रहे हैं। अगर पत्नी वर्किंग नहीं है, घर में है, तो वो खाना बनाने से मना नहीं कर सकती है। समझे? अब वो कहेगी हमने चाय बनाएंगे, अब हम जा रहे हैं मैके में रहेंगे, हम चाय नहीं बनाएंगे आपके लिए, खाना नहीं बनाएंगे आपके लिए, जा रहे हैं मैके में रहेंगे। तो कुछ ऐसी चीजें जो बेवजह है, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, उस कारण को लेकर वह अलग रह रही है कि नहीं हम आपसे अलग रहेंगे, हमको 10,000 महीना दीजिए, ऐस करेंगे हम 10,000 पे, ठीक है ना, तो फिर वो जो है वो इंटाइटल हो जाएगी। ये केवल वाइफ के लिए है, वाइफ के लिए कंडीशन बता रहे हैं कब डिसइंटाइटल हो जाएगी वो। तीसरा है, ठीक है ना, अगर म्यूचुअल कंसेंट से अलग हो रही है तब, इफ दे आर लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट। और म्यूचुअल कंसेंट में तो होता है कि आप जिस शर्त पे अलग हो रहे हैं आप मेंटेनेंस क्लेम नहीं करेंगे, ठीक है, आप कह रहे हैं कि हमको मेंटेनेंस नहीं चाहिए लेकिन हम आपसे अलग रहेंगे, ठीक है, अलग रहो तब, फिर बाद में आप क्लेम नहीं करेंगे मेंटेनेंस के लिए। ओके, क्लियर? सेक्शन 125 सब सेक्शन 4, ये 3 ऐसा कंडीशन बता रहा है जिस कंडीशन में वाइफ जो है डिसइंटाइटल हो जाएगी मेंटेनेंस के लिए। अब आइए सब सेक्शन 5, मेंटेनेंस कब कैंसिल हो जाएगा। सेक्शन 125 सब सेक्शन 5, कैंसिलेशन ऑफ मेंटेनेंस, पढ़ देते हैं, सुनिएगा। मेंटेनेंस शुरू हो गया, अब कैंसिलेशन का मतलब है, यहां पे सब सेक्शन 4 किस बारे में बात कर रहा है, सब सेक्शन 4 बात कर रहा है कि मेंटेनेंस क्लेम ही नहीं कर सकती है वो, ठीक है, क्लेम करेगी भी तो डिसइंटाइटल होगी। दूसरा जो 125 सब सेक्शन 5 बोल रहा है, अगर मेंटेनेंस शुरू हो गया है, अब उस मेंटेनेंस को रद्द करना है, तो किस कंडीशन में रद्द होगा, तो जो हम लोग अभी ऊपर पढ़े हैं, ठीक है ना, उसी कंडीशन में रद्द होगा। क्या भाई हम पढ़ते हैं, सुनिए 125 का 5, ऑन प्रूफ दैट एनी वाइफ इन हुज फेवर एन ऑर्डर हैज बीन अंडर दिस सेक्शन इज लिविंग इन, देखिए सुनिएगा, लैंग्वेज सुनिएगा, ऑन प्रूफ दैट एनी वाइफ इन हुज फेवर एन ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर दिस सेक्शन, यानी कि इस सेक्शन के तहत अगर किसी वाइफ का मेंटेनेंस शुरू हो गया है, अब क्या हुआ, उसके बाद पता क्या चल रहा है कि वाइफ अब रहने लगी, लिविंग एडल्ट्री में रहने लग गई, हस्बैंड चला जाएगा कोर्ट में, कहेगा मेंटेनेंस बंद करवा दीजिए, और अगर साबित हो जाएगा, ऑन प्रूफ लिखा हुआ है, अगर ये साबित हो जाएगा तो मेंटेनेंस जो है कैंसिल हो जाएगा। और दैट विदाउट सफिशिएंट रीजन शी रिफ्यूज टू लिव विद हर हस्बैंड,
ठीक है ना, मेंटेनेंस शुरू हो गया, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब देखिएगा इसमें दो तरह की बातें हैं, इसमें पत्नी जो साथ में रह रही है वह भी है, जो डाइवोर्स वाइफ है वह भी है। अब पत्नी जो साथ में रह रही है उसका क्या मतलब है वो बता देते हैं आपको। एक आदमी है जो रह रहा है दिल्ली में, कमा रहा है, ठीक है ना, अपने पत्नी को नहीं भेजता है कोई कुछ भी खाने पे, मतलब खर्चा वर्चा, तो वो कोर्ट में जाएगी मेंटेनेंस के लिए, हाँ या ना, जाएगी कि नहीं जाएगी कोर्ट में? तो वह हाँ तो वह वाइफ भी इसके अंदर कवर होती है, और जो डाइवोर्स हो गया है वाइफ वह भी इसके अंदर कवर होती है। तो इसलिए वाइफ का वहां एक्सपेंशन में ये बात लिखा हुआ है। तो अब इसमें क्या है कि अब क्या कर रहा है, कोर्ट तो कह दिया कि ठीक है तुम मेंटेनेंस दो, इसको मेंटेनेंस दे दिया, पत्नी को बोला कि आके साथ में रहो मेरे, पत्नी साथ में रही 1 महीना, उसके बाद कहेंगे नहीं साथ में नहीं रहेंगे, अब हम जा रहे हैं मायके, हमको वहीं आप मेंटेनेंस भेजिए, हम नहीं रहेंगे, या आपके माता पिता की सेवा नहीं करेंगे हम, ठीक है ना, आप माता पिता को साथ में रखिएगा तो हम नहीं रहेंगे साथ में, जा रहे हैं अपने मायके में रहेंगे, या अलग रूम लेके रहेंगे, अलग घर लेके रहेंगे, आप मेंटेनेंस दीजिए। तो इन सब ग्राउंड पे, ठीक है, मेंटेनेंस उसका जो है कैंसिल हो सकता है। 2 हो गया, और तीसरा फिर वही चीज है, ठीक है ना, 3rd नंबर, लिविंग सेपरेटली विथ म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट में तो कोई बात ही नहीं है, जिस शर्त पे आप अलग हो रहे हैं, जो शर्त आप, म्यूचुअल कंसेंट मतलब दोनों पार्टी राजी है, तब तो कोई इशू ही नहीं है। तो ये 125 सबसेक्शन 5 कह रहा है कि इस ग्राउंड पे आपका जो मेंटेनेंस है वो कैंसिल हो सकता है। 125 में कोई दिक्कत? इसमें एक चीज देखिएगा, जो काम की चीजें हैं आप लोगों के लिए, इसमें एक अमेंडमेंट है, 2001 का अमेंडमेंट, आपके नीचे लिखा होगा, बैलेट के नीचे लिखा हुआ होगा, देखिएगा, ये काम की चीजें हैं, ठीक है ना। ये इसमें जो अमेंडमेंट हुआ था, अमेंडमेंट का डेट याद रखिएगा, अमेंडमेंट है 2001 का अमेंडमेंट है। सेक्शन 125 में एक बार अमेंडमेंट हुआ है 2001 में। इसमें 2 चेंजेस किया गया था, जो पढ़ के सुना भी दिए हैं आप लोगों को, ठीक है ना। सबसे पहला चेंजेस जो किया गया था, ठीक है ना, अमाउंट का, जो मेंटेनेंस का जो अमाउंट है ना, मिला आप लोगों को कि नहीं मिला? है लिखा हुआ। तो पहले के जो सेक्शंस था ना, वो ढूंढ रहे हैं कहां पे है अमेंडमेंट, हाँ, उसमें जो अमाउंट है वो अमाउंट तय नहीं किया गया है, बल्कि ये मजिस्ट्रेट के डायरेक्शन पे तय होगा, मजिस्ट्रेट जो डायरेक्शन देगा उसके हिसाब से होगा। द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस शैल बी अवॉर्डेड अकॉर्डिंग टू मजिस्ट्रेट डायरेक्शंस। कोई फिक्स राशि नहीं है कि आपको 500 मेंटेनेंस देना है, कि 1000 रुपया देना है, कि 5000 देना है, कि 10,000, ठीक है ना। मेंटेनेंस तय करने, जब तय किया जाता है तो बहुत सारा जो है क्राइटेरिया देखा जाता है कि जिसको मेंटेनेंस देना है उसकी जरूरत कितनी है, जो आदमी मेंटेनेंस दे रहा है उसका कैपेसिटी कितना है, क्या स्टेटस है, कितना अर्न करता है, उस पर कितने लोग डिपेंडेंट हैं, समझ रहे हैं? हाँ, तो उस पर तय होता है। तो 2001 में ये चीज की गई थी, ठीक है ना, कि ये जो है अमाउंट है मेंटेनेंस का वो तय नहीं, वो मजिस्ट्रेट अपने डायरेक्शन से देगा, ठीक। उसके बाद इसके जो है मजिस्ट्रेट को एम्पावर किया गया था कि वह मंथली अलाउंस फॉर इंटरिम मेंटेनेंस तय कर सकता है। इसका चर्चा कर ही चुके हैं हम लोग, इंटरिम मेंटेनेंस के बारे में बात तो कर ही चुके हैं। ये 2001 के अमेंडमेंट में इसको जो है इंसर्ट किया गया था। द amendment empowers the magistrate to allow monthly allowance for interim maintenance. Clear? हाँ, तो ये आपका मेंटेनेंस है, 125 सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया।